So life processes. Now, what do you mean by life processes? Life processes, they are basically the functions. Basic functions हैं जो किसी भी living organism को चाहिए to maintain their life on the earth. ठीक है, हमारी body भी are living organism. Then why we are living organism? क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे processes carry करते हैं, बहुत सारे functions perform करते हैं, which maintain our life on the earth. So what are these basic processes which we do to survive? कौन से processes हैं? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मस्ट है, चाहे वो यूनिसेल्युलर है चाहे वो मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, विच इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर सेल है तभी एक ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें सेल नहीं है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। कैन यू नेम एनी ए सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया। Bacteria is cellular, not acellular. First, no idea. Viruses, ठीक है, they are acellular, तो उनके अपने कोई सेल नहीं होते हैं वायरस के। ठीक है, तभी तो ये आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन लिविंग। लेकिन जब ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये होस्ट की बॉडी के सेल को यूज करते हैं, तब ये लिविंग बन जाते हैं। जैसे आपको पता है, आप बोलते हो ना 3 तक आप चीजों को टच नहीं करते हो। अब तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये कोरोना वायरस ने आप सबको इतना सिखा दिया हुआ है कि वायरसेस नॉन लिविंग होते हैं, कि अगर इन्हें कोई लिविंग सरफेस नहीं मिलेगी तो इनका कुछ एक स्पेसिफाइड लाइफ पीरियड है, उसके बाद ये अपनी लाइफ प्रोसेसेस कैरी नहीं कर पाएंगे एंड दे विल नॉट सर्वाइव। लेकिन अगर उस टाइम में ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन इफ दे गेट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई होस्ट मिल जाता है, उस होस्ट के अंदर ये एंटर कर जाएंगे तो होस्ट के सेल को यूज करना शुरू कर देंगे और तब ये अपने लाइफ प्रोसेसेस कैरी करेंगे, तभी ये रिप्रोडक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इनको लिविंग सेल मिल जाएगा। तो वैसे ये नॉन लिविंग है, आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन लिविंग, बट व्हेन दे एंटर इनटू द बॉडी देन दे विल बिकम द लिविंग। तो जो ए सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जिनका कोई सेल नहीं होता अपना, फिर भी वो लिविंग है, तो वो वायरसेस होते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम तभी कहेंगे अगर उनके अंदर अपना सेल प्रेजेंट है। तो ये जो सेल है, सेल दैट में बी मींस द ऑर्गेनिजम्स दे मे बी यूनिसेल्युलर और दे मे बी मल्टी सेल्युलर। अगर एक सेल प्रेजेंट है यूनिसेल्युलर, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है तो मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर के एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेल्युलर के एग्जांपल्स हैं। और इसके मल्टी सेल्युलर के तो आपको पता ही है, बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, मतलब जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे, ये सारे के सारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तो ये जो सेल्स होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है कि दे कैरी आउट द वेरियस फंक्शंस which are necessary for the survival of the life, and these functions which are carried out by these cells they are called the life processes। जो भी functions कोई cell perform करता है, और ये functions किस लिए चाहिए? for the survival of an organism, so these functions they are called the life processes। तो बहुत सारे ऐसे life processes हैं, न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, ये सारे के सारे बेसिक फंक्शंस हैं। सी हियर इट इज रिटन रिप्रोडक्शन, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको लाइफ प्रोसेसेस के लिए, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस के लिए रिप्रोडक्शन का नाम नहीं बोला। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस द अदर लाइफ प्रोसेसेस एंड द रिप्रोडक्शन? बताओ। डाइजेशन नहीं होगी देन व्हाट विल हैपन? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन नहीं हो रही, रेस्पिरेशन नहीं हो रही या सर्कुलेशन नहीं हो रही, विल दैट ऑर्गेनिज्म बी एबल टू सर्वाइव? नो मैम। नहीं होगा ना। अगर कोई भी उसके अंदर लाइफ प्रोसेस ठीक से कैरी नहीं होगा देन दैट ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं किसी डिफॉर्मिटी के कारण या उनके विल की वजह से दे डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ। then are they not able to survive? They are able to survive. If the organism does not reproduce, even then the organism will survive। बाकी सारे life processes जो हैं
They are necessary for the survival of the organism, but reproduction is not essential for the survival of एक organism. किसी एक organism की survival के लिए जरूरी नहीं है reproduction. Then what is the need of reproduction? If it is not necessary for the survival of organism, then what is the need of reproduction? Ma'am, for generation. Yes, this is necessary for the survival of the species. अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो वो स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी. तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है दिस इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, राइट. तो अब ये बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं व्हिच आर कैरिड आउट बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अब हमने कहा अच्छा लाइफ प्रोसेसेस में आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग जैसे कंसीडर कर रहे हैं तो आप बोलते हैं अगर प्रेजेंस ऑफ सेल है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग है. ठीक है, एक आप बता देते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि उसके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए, देन द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. अगर मूवमेंट नहीं है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है. ठीक है, यू राइट दीज डिफरेंसेस ना कि लिविंग के अंदर मूवमेंट होती है, नॉन लिविंग के अंदर मूवमेंट नहीं होती है. तो इस तरह से तो जो कार्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इनमें भी मूवमेंट हो रही है. आर दे लिविंग? टेल मी फास्ट. कार्स और ऑटोमोबाइल्स इनके अंदर तो मूवमेंट है. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. आर दे लिविंग? No, ma'am. They are not living. Plants हैं, they do not move from one place to another place. Then it means they are non-living. Is it? Plants living होते हैं या non-living? Living. Living. तो अगर अब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो आप इसको लोकोमोशन से मत कंफ्यूज कीजिए. लोकोमोशन होते हैं मूवमेंट ऑफ an organism from one place to another place. जब हम मूवमेंट की बात करते हैं then we are talking about the movement in their bodies. ठीक है, जैसे उनके ग्रोथ में मूवमेंट हो रही है, उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही है, दे ब्रीथ और सर्कुलेशन होती है, तो सेल्यूलर मूवमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्यूलर मूवमेंट्स. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जैसे इफ अ पर्सन इज स्लीपिंग, the person is not moving from one place to another place. Even then you are able to differentiate that this person is living or or dead. Then what do you observe at first? Ma'am, breathing. ब्रीदिंग. ठीक है, तो उस टाइम ब्रीदिंग से आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती, ये बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं. तो कुछ मूवमेंट्स हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर मूवमेंट्स होती है व्हिच कैन नॉट बी इवन ऑब्जर्व, राइट. तो यही है, ओनली विजिबल मूवमेंट मे नॉट बी टेकन as defining characteristics of the life. तो visible movement ही defining characteristics नहीं है. Give reason for this. तो प्लांट है वो मूव नहीं कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, बट स्टिल इट इज ग्रोइंग. तो अगर वो ग्रो कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज लिविंग. सम एनिमल्स ब्रीथ विच मे बी अननोटिस्ड. बहुत सारे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, उनको हम नोटिस भी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, देन मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स taking place at very small scale are invisible to us, yet they are necessary for the life. तो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, but still they are necessary for the life, right? Next, what processes will you consider essential for the life? शिवम प्लीज कैमरा ऑफ करेंगे आप? आपका कैमरा ऑन है? ओके. So what processes would you consider essential for the life? क्या प्रोसेसेस हैं लाइफ के लिए जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है? जो भी प्रोसेसेस हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, दे आर नेसेसरी फॉर द लाइफ. ठीक है, तो जैसे कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यू नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सभी सेल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? सेल्स कंबाइन Tissue. करके टिश्यूज बनाते हैं. हाँ, तो जो भी सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. द सेल्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो अब जब ये सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, काम करते रहते हैं, ब्रेकडाउन होती रहती है, बहुत सारे सेल्स जो हैं ब्रेकडाउन होते रहते हैं हर टाइम हमारी बॉडी में. अब इन सेल्स को या टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स चाहिए. अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होंगी तो ये सेल्स और टिश्यूज जो है रिपेयर नहीं हो पाएंगे.
उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया वायरसेस लिविंग होते हैं, दिस इज डिबेटेबल। तो वायरसेस लिविंग हैं, ये मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डिबेट कि ये लिविंग है या नहीं है। तो इनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट कब होती है? जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अगर ये किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करेंगे तभी इनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होंगी, नहीं तो इनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाट इज अ नीड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस हमें क्यों कैरी करने हैं? ताकि जो भी सेल्स हैं ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उनको एक तरह से रिपेयर भी कर दें, उनके डैमेज उनका ना होने दें। ठीक है, बाकी आप ये नोट्स में से थोड़े से जनरल क्वेश्चंस हैं, इनको आप रीड करना, मैं आगे आपको चैप्टर समझाती हूँ। सो जब हम बॉडी की बात करते हैं कि हमारे सेल्स को रिपेयर होना है, तभी हम अपनी कोई भी मूवमेंट्स को, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को कैरी कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे सेल ही परफॉर्म करते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ। तो ऐसी कौन कौन क्या चीज है जो सेल को चाहिए? सभी सेल्स को क्या चीज चाहिए जिसकी वजह से हाउ दे आर एबल टू रिपेयर देमसेल्फ? दे नीड एनर्जी। और ये एनर्जी हमारे सेल्स को कहाँ से मिलती है? बाय द फूड विच वी ईट। ठीक है, दिस फूड विल गिव एनर्जी टू अवर सेल्स। तो अब यहाँ पर हम जो भी कुछ खाते हैं, वट एवर वी ईट फ्रॉम अवर सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो अगर आपको न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन करना है, हाउ कैन यू डिफाइन न्यूट्रिएंट? दे आर इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब वो सब्सटेंसेस जो हम अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स में आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पहले, दिस इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है। सराउंडिंग से ऑब्टेन करके उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी ऑब्टेन करेगा, सो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स। तो ये सारे के सारे हम अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट टर्म इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जिस तरह से हम फूड को अंदर लेके जाते हैं, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो हाउ कैन यू डिफाइन न्यूट्रिशन? बोलो जल्दी, न्यूट्रिशन Nutrition is a process to intake of the nutrients. Yes, the process of intake of the nutrient. Nutrients क्या है? वो substances जो हम surrounding से obtain करते हैं और वो हमें energy provide करते हैं, उनको हम nutrients बोलते हैं। ठीक है, और nutrition क्या होगा? The process by which we intake these nutrients. So और उनकी utilization, हम किस तरह उनको utilize करते हैं, this is called nutrition. तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करते हैं। we obtain complex food substances from outside, और फिर उन complex food substances को अपनी बॉडी के अंदर उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि हम बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ऑब्टेन करते हैं और बना बनाया खाना हम लेते हैं। मतलब बना बनाया खाना इन द सेंस कि जैसे ग्रीन प्लांट्स जो है उन्होंने फूड प्रिपेयर कर दिया, फिर उस फूड को हमने कंज्यूम किया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर किया एंड देन वी विल कंज्यूम दैट फूड। तो ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। तो न्यूट्रिशन के बेसिकली दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ, जैसे ऑटोमेटिक मशीन है तो मतलब जो अपने आप काम कर रही है। तो ऑटोट्रॉफिक, तो ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ और ट्रॉफस का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, इट इज रिटन हियर कि ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफस मींस न्यूट्रिशन। तो ये वो मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। तो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं? ग्रीन प्लांट, दे विल प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ
जल्दी बोलो Sunlight. क्या क्या? सनलाइट और Chlorophyll. क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है? बेसिकली वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। और क्या क्या चीजें चाहिए इन्हें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये सारी चीजें इनको चाहिए अपना फूड बनाने के लिए। तो जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं या कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं, तो ये अपना फूड खुद बनाते हैं, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। उसके बाद ये जो हेट्रोट्रॉफिक, देखो हमने 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन किए हैं अभी। तो कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताए हैं? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन से मोड्स हैं? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करता है? ग्रीन प्लांट्स एंड, जल्दी बोलो क्या हुआ? मैम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। उसके बाद जब हेट्रोट्रॉफिक की हम बात करते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम अगेन कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। जो यू नो कि कौन कौन सी होती है ये 3 कैटेगरीज? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। हाँ जी, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेप्रो मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको हम सेप्रोफिटिक बोलते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? बोलो Fungi. ऐसे। फंजाई, ठीक है, फंगस हो गई, मशरूम्स हैं और ईस्ट है। बहुत Bacteria. सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना फूड डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, रॉटन, गले सड़े हुए फूड से अपना खाना लेते हैं, वो हो गए सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या हो गया? अच्छा, आज आप रीज्वाइन कर लेना, अगर क्लास ओवर हो गई तो थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा करवा दूंगी, एटलीस्ट डाइजेशन तक हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। उसके बाद पैरासिटिक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? जो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करता है। ठीक है, सेप्रोफिटिक डेड से डिराइव करता है अपना फूड, लेकिन पैरासिटिक लिविंग से डिराइव करता है। ठीक है, तो रिमेम्बर, उसको मारता नहीं है, बस इस तरह से उसकी बॉडी को हार्म जरूर करता है लेकिन उसे मारेगा नहीं। तो पैरासाइट वो होते हैं जो लिविंग, आपको वॉइस आ रही थी? म्यूट कितनी देर पहले से हुआ है? आ रही है वॉइस बहुत देर से। म्यूट हो गया था इसमें। सो सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं लेकिन उनको मारते नहीं है। तो विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल टिक्स एंड लाइसिस। ठीक है, तो टिक्स और लाइस क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं और अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। लेकिन बहुत सारे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ही रहते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहां से फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं, ऐसे पैरासाइट्स को हम क्या बोलते हैं? जो बाहर रहते हैं। और एक तरह के पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जो बाहर रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट्स। एक्टो का मतलब जो बॉडी के बाहर रहते हैं, और एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है वो पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स के एग्जांपल्स कौन से हो गए? बोलो। टिक्स, लाइसिस, जो हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं। और एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल्स? टेपवर्म। ठीक है, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे टेपवर्म हो गया, लिवर फ्लूक है, तो ये सारे हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं।
तो ये हो गए एंडोपैरासाइट। तो अभी हमने कर लिया एक सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लिया, दूसरा हमने किया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन बींग्स शो करते हैं, अमीबा शो करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कैसे फूड लेते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर लेते हो, फिर आप जब उसको होल ऑफ द फूड को एनगल्फ करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। तो होलोजोइक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कंज्यूम द फूड इन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, हम किस फॉर्म में फूड को कंज्यूम करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, और फिर इस कॉम्प्लेक्स फूड को हम ब्रेक करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। सो एग्जांपल ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ह्यूमन बींग्स, अमीबा। तो ये सारे जो हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Now the Holozoic mode of nutrition, this can again be classified into 3 types. कौन-कौन से types होंगे इसकी? आपको सबको पता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस कौन से होते हैं? कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर्बीवोरस? जो Eat प्लांट्स, only Can plants. eat plant, जो सिर्फ प्लांट ईट करते हैं। कार्निवोरस eat flesh. और ओमनीवोरस जो दोनों कंज्यूम करते हैं, Both. ठीक है जी। तो अब हम इन दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मीन ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आई टोल्ड यू ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करता है, कौन शो करता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? प्लांट्स और सम बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो नेम द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर फूड। Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। और इसके लिए मैंने आपको अभी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को और वाटर चाहिए, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में दे विल प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फूड बनाएंगे वो C6H12O6, ठीक है। तो दे आर कंज्यूमिंग दिस एनर्जी, साथ में वो क्या रिलीज करते हैं, जो हमारी रेस्पिरेशन के लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। Hydrogen and हाइड्रोजन, oxygen. Ma'am, oxygen. ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, देन यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन एज वेल। तो फोटोसिंथेसिस कौन शो करते हैं? ग्रीन प्लांट शो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो फूड बनाएंगे, और ये फूड जो है ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म इनको कंज्यूम करता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये किस लिए चाहिए? दिस इज नेसेसरी फॉर आवर ब्रीदिंग, ठीक है। हम इसकी हेल्प से रेस्पिरेशन भी करते हैं। अब just wait. So next is, अब what is the site of the photosynthesis in the green plants? कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है? अभी तक आप पढ़ते आए हो ना, Chloroplast. हाँ, ग्रीन प्लांट के लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। लीव्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। तो लीव्स में एक्चुअल में ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? सो दैट इज उनके जो सेल, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अच्छा, जो भी लाइट है, व्हाइट लाइट, आपको पता है व्हाइट लाइट जो है दिस इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। कौन से कलर से बनी है? व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ विबज्योर, ठीक है, 7 कलर्स से बनी है ना, विबज्योर से बनी है। तो ये जो विबज्योर के जो कलर्स होते हैं, मतलब हमारी विजिबल लाइट के कलर्स जो हैं, यही बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अगर हम प्लांट को रख देते हैं
कौन सी लाइट में रखेंगे कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी कलर की लाइट में होगी? यस, अकॉर्डिंग टू यू मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी कलर की लाइट में होगी? रेड। रेड एंड, ठीक है, रेड आपने मुझे बता दिया। दूसरा ब्लू। तो यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, मैं सबसे ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ वो वाला पार्ट। So here it is written the maximum photosynthesis that take place in, जो underline किया हुआ part है, so the maximum photosynthesis that take place in green color light, blue and red color light, ठीक है। लेकिन ग्रीन कलर की लाइट में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। कैन यू टेल मी द रीजन कि ग्रीन कलर की लाइट में, हमें तो लगता होगा कि ग्रीन कलर की लाइट में तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमने लिखा है ग्रीन कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों नहीं होगी ग्रीन कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस? क्योंकि प्लांट्स ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। यू नो दिस थिंग कि हमें वही कलर दिखाई देता है जो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जैसे अगर हमें एक रोज रेड दिखता है तो वो रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उस रेड कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारी आईज उस कलर को ले लेती है और हमको वो कलर रेड दिखाई देगा रोज का। ग्रास ग्रीन इसीलिए दिख रही है कि वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो प्लांट्स ग्रीन इसीलिए क्योंकि वो ग्रीन कलर की लाइट को, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी कलर की लाइट में होगी? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इन, जब भी आपकी मीटिंग हो प्लीज रीजॉइन द क्लास। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड कलर की लाइट में होगी, लेकिन ग्रीन कलर की लाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ग्रीन कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस? क्योंकि प्लांट्स उस लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने कहा था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट है ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट ना मिडल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हमने ये डायग्राम देखा तो इस डायग्राम में आपको शो किया हुआ है कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अपर और लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दिस, ये रीजन के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इस रीजन को हम बोलते हैं मेसोफिल रीजन। और ये जो ऊपर वाला रीजन होता है और ये नीचे वाला रीजन, दिस इज अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस के अंदर लोअर, अपर और लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होंगे? लोअर एपिडर्मिस में, जहां जहां गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं वहां पर प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट। सो इट इज रिटन हियर photosynthesis occur in chloroplasts which are not found in upper and lower epidermis. सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? जहां पर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो वहीं पर ये प्रेजेंट होंगे। मेनली ये अक्कर कहाँ करते हैं? दे अक्कर इन द मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स मतलब ये जो बीच में स्पेस है यहाँ पर बहुत सारे मीजोफिल सेल्स होते हैं और मीजोफिल सेल्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मीजोफिल को हम दो लेयर्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक लेयर होती है पैलिसेड लेयर, ये वाली लेयर जो है पैलिसेड लेयर है, और ये स्पॉन्जी, ठीक है। तो दो लेयर्स हैं मीजोफिल की, और इन मीजोफिल की दोनों लेयर्स में ही हमारे पास क्लोरोप्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर और नॉट? क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जल्दी बताओ। मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ना ये, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं? मीजोफिल सेल्स में। और अगर लोअर एपिडर्मिस में पूछते हैं हम, लोअर एपिडर्मिस में ये कहाँ मिलते हैं? जहाँ Where guard cells are present. गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो क्लोरोप्लास्ट का जब हम स्ट्रक्चर करेंगे तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद यहाँ पर ग्रेनम प्रेजेंट होता है। इसका सिंगुलर ग्रेनम होता है,
ठीक है, और इसका प्लूरल क्या होता है, ग्रेना, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, कुछ जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर टाइप कह सकते हैं आप। तो ये बहुत सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं तो ये क्या बना देते हैं मिलके, दे विल मेक थाइलाकॉइड्स। ठीक है, तो पता चल गया क्या क्या चीज, क्या बताया मैंने आपको कि एक सिंगल ग्रेना, ग्रेनम बोलते हैं, बहुत सारे ग्रेनम को हम बोलते हैं, उसका प्लूरल हो जाता है ग्रेना। तो जब ग्रेना एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं तो दे विल बिकम थाइलाकॉइड्स। ठीक है, स्टैक्स बन जाती हैं। अब ये जो थाइलाकॉइड्स हैं, इनके मतलब ये हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इस लिक्विड मटेरियल को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो लिक्विड मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। अब हमने कहा बहुत सारे थाइलाकॉइड्स हैं, तो ये थाइलाकॉइड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड किससे होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय फ्रेट चैनल्स। So how thylakoids they are connected to each other by freight channels. तो अब इसके बाद हम करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपसे जो 1 मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब ये जो स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड्स का फंक्शन क्या है, तो स्ट्रोमा जो है दे आर द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा क्या है, डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के लिए साइट है। लेकिन जो थाइलाकॉइड्स होते हैं वो लाइट रिएक्शन के लिए। अब आप पूछोगे ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस। अभी तक तो आपने सिर्फ इतना सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस कब होती है, दिन के समय पे होती है। लेकिन अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो स्ट्रोमा है दे आर द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब डार्क में भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। तो वो पॉसिबल है, आई विल टेल यू हाउ, कि कब ये अंधेरे में, मतलब बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप उनके रीजन के नाम समझ लो कि कौन सी लाइट रिएक्शन के लिए जरूरी है और क्या चीज डार्क रिएक्शन के लिए। तो जैसे अभी हमने नीचे देखा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन कौन से बताया मैंने, जो लिक्विड है वो स्ट्रोमा है, और जो ये थाइलाकॉइड्स होते हैं, जो स्टैक्स बनी हुई हैं, वो थाइलाकॉइड्स हैं। तो जो स्ट्रोमा है वो कौन से रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के, डार्क रिएक्शन के लिए। ठीक है, स्ट्रोमा किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताओ ना। डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के लिए कौन सा होगा, थाइलाकॉइड्स। ठीक है, तो दो रिएक्शंस, मतलब फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं, एक होता है डार्क फेज और एक होता है लाइट फेज। डार्क फेज फोटोसिंथेसिस का जब होता है उसमें कौन हेल्प करता है, डार्क फेज के लिए स्ट्रोमा हेल्प करता है और लाइट फेज के लिए थाइलाकॉइड्स। तो नाउ आई विल टेल यू कि ये डार्क फेज क्या होता है फोटोसिंथेसिस का और लाइट फेज क्या होता है। ये बेसिकली होता है ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो डिजर्ट में रहते हैं ना, जो डिजर्ट वाले प्लांट्स डिजर्ट में ग्रो करते हैं, उन प्लांट को हम ज़ीरोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक जैसे पानी में के प्लांट्स को एक्वेटिक बोलते हैं, ज़ीरोफिटिक जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं। अब उसके बाद मुझे बताओ कि डेजर्ट के प्लांट, अब जब फोटोसिंथेसिस होनी है तो प्लांट्स को क्या चीज ओपन करनी पड़ती है, अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं। जब प्लांट अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं तो उसमें से पानी भी तो बाहर जाएगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, लेकिन पानी भी बाहर जाएगा। तो दिन के टाइम पर अगर ज़ीरोफिटिक प्लांट्स ने अपना स्टोमेटा ओपन कर दिया, क्योंकि उनको गैस तो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आई तो वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही वो स्टोमेटा दिन में ओपन कर देंगे तो सनलाइट की वजह से ऑलरेडी उनके अंदर दे आर डेफिशिएंट ऑफ वाटर, उनमें जितना पानी है वो भी सारा उड़ जाएगा ट्रांसपिरेशन से। तो वो अपना जो स्टोमेटा है वो दिन में नहीं ओपन करते। दिन के टाइम पर वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम दे विल एब्जॉर्ब ओनली सनलाइट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अभी नहीं होगा। इस सनलाइट की हेल्प से वो वाटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्योंकि वाटर की ब्रेक डाउन बहुत जरूरी होती है, उससे H आयंस और एनर्जी रिलीज होती है। तो दिन के टाइम पर उन्होंने सनलाइट एब्जॉर्ब की, उससे एनर्जी लिबरेट हो गई। अब रात के टाइम पर क्या करेंगे, उन्होंने वाटर को पहले ही ब्रेक डाउन कर लिया है, लेकिन
अब रात के टाइम पर जब उनका वाटर लॉस नहीं हो सकेगा तो वो स्टोमेटा को ओपन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वो जो वाटर पहले ब्रेक कर लिया था उन्होंने, वो मिलके फूड बना लेंगे। समझ में आया आपको? तो आप यहाँ मैकेनिज्म के अंदर देख सकते हो ये रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में जैसा मैंने आपको कहा कि वाटर ब्रेक डाउन होता है, लाइट रिएक्शन में सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और उस सनलाइट की हेल्प से वाटर ब्रेक डाउन होता है, किसमें? हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा? डार्क रिएक्शन में ये जो दिन के टाइम उन्होंने सनलाइट आई थी उनके पास, ठीक है, उससे उन्होंने जो जो काम कर लिए ये रात को यूज करेंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी है, प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर चुकी है और फिर वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड द डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि NADPH और ATP को यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज कैरिड बाय एंजाइम्स। इस प्रोसेस, पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं। समझ में आया ये डार्क एंड लाइट रिएक्शन? अभी दोबारा से आप ज्वाइन करेंगे ना, क्योंकि अभी खत्म होने वाला टाइम, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। कुछ पूछना है? अभी हमने जितना पार्ट किया है। नो मैम। अच्छा चलो, अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो हम इसको अभी हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्लास, यू कैन लीव। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, सो नो